आज़ाद तो हो गए, मगर हुए क्या? हर साल की 15 को झंडा लिए आंखों में गर्व और सर पे कफन निकलते हैं उस आरजू में कि आज कुछ करेंगे, मगर करा क्या? आज़ाद तो हो गए, मगर हुए क्या? सोचते हैं कि हम ही हैं इस देश के सबसे बड़े देशभक्त, पर समझेंगे नहीं इस देश को, क्योंकि समझते नहीं यहाँ के लोग को। कुछ अपना अजीब सा ख्याल है देश का, प्रतीकों में बसता है देश, नारों में गानों में बसता है देश। भूल गए या शायद कभी समझे नहीं कि गाँव में ही बसता है देश। देश तो उस बेघर में ही बसता है जो तुम्हारी आंखों के कुछ पल के लायक नहीं। देश बसता है उस किसान में जिसके अनाज की तुम्हें कदर नहीं। देश बसता है उस दलित के दिल में जो आज तक तुमसे मांग रहा इज्जत। देश उस मुसलमान में भी बसता है जो 73 साल से दे रहा अपना निष्ठा का प्रमाण। उन किन्नरों में और उन समलैंगिकों में भी बसता है देश जिन्हें तुम असामान्य कहते हो। और उस खाकी वर्दी में भी बसता है देश जिसकी हिफाजत के लायक तुमने छोड़ा नहीं देश। देश बसता है उस महिला में भी जो आज तक बैठी है अपना हक मांगने। वक्त मिले तो कभी उसके लिए भी चाय बना देना। देश बसता है उस कश्मीर में भी जो बंद है 1 साल से और इस सोच में कहीं डूबी हुई है कि कभी जमहूरियत का दरवाजा उसके लिए भी खुलेगा। और हाँ, भूल मत जाना, जामिया और जेएनयू जैसे देशद्रोही विश्वविद्यालयों में भी बसता है देश। देश उस मुल्ले में भी बसता है जिसको तुम कहते हो जिहादी, और उस आदिवासी में भी बसता है जिसको तुम कहते हो नक्सलवादी, और बसता है उस देश के अन्य अध्यापकों में जिसे तुम कहते हो माओवादी। ये देश नहीं आपका, ना ये किसी के बाप का। और इस आज़ादी पे, ये आज़ादी का एपिसोड उन लोगों के लिए जो तुम्हारे भारत की कल्पना में कहीं खो चुके हैं और जिन्हें चाहिए तुम जैसे देशभक्तों से आज़ादी। जय हिंद। आज़ाद तो हो गए, मगर हुए क्या? आइए शुरू करें अंताक्षरी लेके कॉन्स्टिट्यूशन का नाम। मैं हूं सबिका और मैं हूँ मरियम। और मैं वंदित फ्रॉम लाइट्स कैमरा आज़ादी। और आज लाइट्स कैमरा आज़ादी और मैं भी मुस्लिम पे हम कोशिश करेंगे अपनी हिंदुस्तानियत और अपने संविधान के बीच के फासलों को मापने की, इस उम्मीद में कि ये फासले इस एपिसोड के जरिए से थोड़े से कम हो जाएंगे। बिल्कुल। ये एपिसोड खास इसलिए है, ये कोई इंटरव्यू नहीं है जैसा मैं अक्सर लाइट्स कैमरा आज़ादी पे करता हूँ। सबिका और मरियम मेरी को होस्ट हैं और इनके साथ जो मेरा रिलेशनशिप है इट गोज़ बैक टू दिसंबर, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। और ये एपिसोड खास इसलिए है कि हम तीनों एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं इस देश की। तो हमारा रिश्ता संविधान के साथ कैसा रहा है और कैसा ऊंच नीच का रिश्ता रहा है, कैसा प्यार मोहब्बत का, लड़ाई झगड़े का रिश्ता रहा है इतने सालों में। तो इस आज़ादी के दिन हम उस रिश्ते को थोड़ा-सा नापेंगे, थोड़ा-सा देखेंगे और ये महसूस करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इवन डिस्पाइट बीइंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हम तीनों के रिलेशनशिप्स और हम तीनों के नेविगेशंस इस देश में कैसे डिफरेंट रहे हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक सबसे पहले तो भाई आज़ादी मुबारक। आप सबको बिल्कुल, हैप्पी आज़ादी इंडिपेंडेंस मुबारक। डे। कितने साल हो गए एग्जैक्टली हमें आज़ाद हुए हुए? देखिए, वैसे तो हमको हो गए हैं 73 इयर्स ऑन पेपर आज़ाद हुए, बट हम असली में आज़ाद कब होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, आई मीन तुमने बहुत गहरी बात कह दी। एंड मेरे ख्याल से हम सब ने ही संविधान के साथ एक रिश्ता कायम किया है बचपन से, क्योंकि स्कूल में पढ़ते आए हैं। और इफ़ आई स्टार्ट विद कितना याद है कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रिएम्बल जो था वो तो एकदम से दिमाग में जैसे रच सा गया था। तो अगर मैं सबिका को अभी ऑन द स्पॉट बोलूं कि सबिका कैन यू प्लीज रीड आउट द प्रिएम्बल, तो आई थिंक शी विल रीड इट आउट बाय मेमोरी। Absolutely, and I'm glad कि सिर्फ प्रियम्बल ही बाय मेमोरी तुम्हें लगता है कि मुझे याद है, क्योंकि मुझे सच में उसके आगे पीछे कुछ इतने अच्छे से याद नहीं है। Considering the preamble for me, as someone who also calls herself a poet, वो poetic part है, वो musical part है, वो lyrical part है Constitution का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा धड़कनें सुनाई देती हैं। मतलब मेरे लिए it's the दिल of the Constitution. So here we go. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution.
And with that, I would किसी को just गूज़बम्प्स क्यों नहीं आ जाते हैं? मुझे तो आ जाते हैं, मैं तो चहक रही हूँ इसको सुनाते हाँ, टाइम। I just wanted to या bring in a new perspective कह लें या जो भी कह लें। तो 15 दिसंबर को जब जामिया पे अटैक्स हुए थे, वंदित ने भी मेंशन किया कि उसका काफ़ी गहरा रिश्ता रहा है उन अटैक से, और शायद हमारे इस नॉन आज़ाद आज़ाद कंट्री से। तो फॉर मी ऑल्सो एक्चुअली इट वाज आफ्टर द 15th दिसंबर अटैक्स ऑन जामिया दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली सरप्राइजिंगली बिकेम मोर इम्पोर्टेंट। तो इससे पहले तक शायद संविधान की उतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन संविधान एक कवच की तरह बन गया, क्योंकि मुझे एटलीस्ट ये बोला गया था कि जितने भी नेशनल सिंबल्स हैं अपने साथ लेके ही प्रोटेस्ट पे जाओ, क्योंकि इन प्रोटेस्ट्स को बार-बार एंटी नेशनल घोषित किया जा रहा है, और कहीं न कहीं वो प्रूव करने के लिए कि ये नेशनल प्रोटेस्ट है और एंटी नेशनल नहीं है, मैंने भारत का झंडा खरीदा। शायद पहली बार इतना बड़ा वर्ज़न खरीदा, जो लिपट जाए। मतलब अगर चादर की तरह ओढ़ना चाहूँ तो मैं एक्चुअली उसे ओढ़ पाऊँ। और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन की 4 कॉपीज़ खरीदी, सिर्फ़ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली ऑफ 4 के लिए। सो या माय रिलेशनशिप विद द संविधान began, I think, after the 15th of December. इनफैक्ट आई थिंक सभी का ये काफ़ी आपके और मेरे जैसे लोगों के साथ ये बात रही है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक जो नया विजन दिया है, नया वर्जन सा दिया है, इन द सेंस कि हमारे लिए, बहुत लोगों के लिए आज भी ये बस एक किताबी वो बना हुआ है कि मतलब एक सॉर्ट ऑफ एक किताब है जिसके बेसिस पे ठीक है वो देश चल रहा है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। पर ये बात बोलनी बहुत ज़रूरी है, और हम संविधान की बात कर रहे हैं कि हमारा संविधान वाक़ई में और मतलब मैं ये काफ़ी लोगों से बात करके, लॉयर से बात करके, रिसर्च करके मैं ये बहुत अथॉरिटी से कह सकता हूँ, हमारा संविधान वाक़ई में एक इट वाज़ वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। It was in 1947 we were talking about justice, liberty, equality, जैसे आपने प्रियम्बल में बोला। ये सब कॉन्सेप्ट्स बहुत नए थे उस दौर में। और सबसे अच्छी बात मरियम और सबिका ये है हमारे संविधान की, जो कि ये संविधान बहुत डेमोक्रेटिकली बना था। लिटरली जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम पढ़ते हैं और उनकी डिबेट्स को सुनते हैं और देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि दुनिया के मतलब हमारे देश के किस किस कोने से लोग आए हैं और उन्होंने अपना मत रखा है, और उस मत को उस मत को इनकॉर्पोरेट करा गया है संविधान में। मतलब कुछ राइट्स टू, भले ही हम राइट्स टू माइनॉरिटीज़ की बात कर ले, या हम आदिवासियों की बात कर ले, या हम कहाँ-कहाँ पे ऐसे ऐसे ट्राइब्स मिलेंगे आपको, उन ट्राइब्स तक का मत रखा गया है अगर हम जाके देखें। तो मुझे बड़ा गर्व है मेरे संविधान पे। मतलब मुझे पता नहीं आप लोग कैसे देखते हो, बट व्हेन आई लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन आई फील वेरी वेरी प्राउड, एंड आई सी कि यार दिस इज सच अ फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, especially in a country like India, which had lot of old practices, etc. etc. It's very true what you said, Vandit, because मुझे याद है जब हम स्कूल में civics पढ़ रहे थे, one of the things जो बार बार हमारे जहनों में एक तरीके से embedded थी was that हमारा constitution is the world's largest and the longest constitution. And that is precisely because it took a lot of time to get people understand कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी के लिए बनाया गया है। every person who is a resident and a citizen of India, उसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते आफ्टर हम लोग के डिस्कशन जब हो गया था, थोड़ा सा मैं ये भी पढ़ रही थी कि एक एहसास जब होता है, जब आप ये पढ़ते हैं कि नो पर्सन शैल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स बी डिस्क्रिमिनेटेड। कितनी बार ये एक फ्रेज हर आर्टिकल में, हर सेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन ने रिवाइज किया है। कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि एनी पर्सन, दे हैव कैटेगोरिकली प्लेस दिस डिस्क्लेमर के किसी भी रीजन से आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमें पता था कि इंडिया इज दैट कंट्री जहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 17 आई थिंक हमने डिसाइड की थी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं।
तो कैसे हम बाँट लें कि भई ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा कि बस इट इज़ वेरी बेसिक एंड अंडरस्टैंडेबल। तो मैं जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा मैंने, जब भी उसके उसके लिए पढ़ा आई वुड से कि टू अंडरस्टैंड कि व्हाट ऑल आर माय राइट्स, आई नेवर फेल्ट डिसअपॉइंटेड। मुझे लगा आई एम ऑलवेज़ कवर्ड, यू नो, माय राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस नज़रिए से अगर मैं देखूँ तो in a very basic context, I think the holy book for me when it comes to being a citizen of India is the Constitution. Like I would rather have the Constitution be given more reverence than any other religious text. I'm glad you're putting it in those words कि होली बुक, क्योंकि एक्चुअली मैं 15 दिसंबर के बाद जब बहुत ही ज़्यादा चिलमिला रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि आई एम श्योर उस वक्त हम सबके अंदर एक गुबार सा था, एक बहुत ही उबाल सा था कि क्या करें क्या करें क्या करें, लाइक मतलब एवरीबडी वाज फीलिंग हेल्पलेस एंड वांटिंग टू कंट्रीब्यूट। तो उस वक्त एक्चुअली पहली बार दिस हैड अकर्ड टू मी दैट the constitution is actually the holiest book of the country, holier than the Quran for me now. उस वक्त तक शायद मैंने इस तरह फ्रेज नहीं किया था, और इसके लिए मैं एक्चुअली क्रेडिट दूंगी कविश को, कविश सेठ को, जिन्होंने एक काइंड ऑफ इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसका नाम था समाज और संविधान, जहाँ पे वो बैठक कर रहे थे अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में टू आस्क के क्या है जो हम आज शायद इस एपिसोड में भी कोशिश कर रहे हैं पूछने की, कि क्या है आपकी रिश्तेदारी, क्या है संविधान से। तो संविधान से या संविधान के ज़रिए से इस देश से, तो मैं भी वो सवाल जो कुछ हमने उस तरह की बैठकों में उठाए थे, उनमें से एक बहुत मुझे लगता है एक्साइटिंग सा सवाल है, वो जो मैं तुम दोनों से पूछना चाहूँगी, वंदित से भी और मरियम से भी, कि अगर हमारा जो कंट्री है, इफ इंडिया वाज नॉट अ कंट्री बट अ पर्सन, और आपको अपनी जो रिश्तेदारी है इस देश से, वो किसी रिश्ते, असली रिश्ते, खून के रिश्ते या फैमिली ऑफ चॉइस के रिश्ते से रिप्लेस करनी होती, तो हु वुड इट बी फॉर यू? आई वुड वांट वंदित टू स्टार्ट, मे बी वंदित, तुम्हारे लिए क्या है ये देश? अगर पर्सोनिफाई किया जाए तो किस तरह पर्सोनिफाई करोगे तुम? यार ये एक्चुअली में ना ये मिक्सचर है सभी का, मतलब ये फादर फिगर भी है इन द सेंस कि ये जो हमारा कन्वेंशनल आइडिया ऑफ अ फादर फिगर है, ये उसमें भी फिट बैठता है कि इट विल प्रोटेक्ट यू, इट विल सर्व यू, इट विल फीड यू। ये माँ के रिश्ते में भी बहुत अच्छा बैठता है कि अगर आप, जैसे आप बता रहे हैं कि जब प्रोटेस्ट चल रहा था और आपको प्रोटेक्शन चाहिए थी, तब तब जब भारत का संविधान और भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाज प्रोटेक्टिंग यू थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, भले ही उसकी गवर्निंग बॉडीज फेल कर रही थी, बट जो इनग्रेन कॉन्स्टिट्यूशन था वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा था। ये एक बड़े भाई के जैसा भी है, या एक बड़े एल्डर सिबलिंग जैसा जैसा भी है, कि जो आपको, आप कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, मेरे तो फ़ोन में कॉन्स्टिट्यूशन की ऐप है ऑलमोस्ट 2-3 सालों से। और मैं कभी भी, आपको कुछ लगता है, कहीं आप कुछ डिबेट देखते हो, आपको कोई बात ठीक नहीं लगती, तो आप खट से कॉन्स्टिट्यूशन खोल के आप कुछ विजडम गेन कर सकते हो। और कुछ नहीं तो मैं जैसा कह रहा हूँ कि आप यू गो टू दोज ओरिजिनल डिबेट्स एंड सी हाउ दे वर फॉर्म्ड। एक ट्विटर पे एक मेघनाथ ने वो भी शुरू करा है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स करके उसने एक ट्विटर प्रोफाइल बनाई है, जिसमें ऑटोमेटिकली रैंडम लाइंस लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स की अपीयर होती है। तो वो जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये कितना विज़डम बोला गया है और क्या-क्या बोला गया है उस टाइम पे। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा मिक्सचर है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैटेगराइज़ कि ये माँ है या बाप है, या इट्स अ फादर फिगर। बट हाँ, अगर एक रिश्ता आप बोलोगे, तो आई वुड से इट्स लाइक अ गॉडफादर और अ गॉडमदर। मेरे लिए अभी तुमने जब ये सवाल उठाया तो वंदित को तुमने सबसे पहले पिक किया, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं क्या बोलूँगी। सो इन अ वे वंदित कवर्ड जो भी आई थिंक रिश्ते एक तरीके से मैं एसोसिएट कर सकती हूँ विद माय ओन कंट्री। लेकिन अपने मुल्क के साथ ना आई फील एक बहुत ही कोई भी रिश्ता हो, जिस रिश्ते में जजमेंट ना हो। आई फील कोई भी ऐसा रिश्ता जिसमें इट इज़ ओपन हार्टेड एंड इट इज़ नॉन जजमेंटल, वो रिश्ता मेरे लिए बहुत सुकून का रिश्ता होता है। अगर कोई मेरा ऐसा जिगरी दोस्त है, जिसके साथ मैं पूरी-पूरी लाइक अपनी ज़िंदगी काट सकती हूँ बातों के ज़रिए, उसके साथ अपनी लाइफ़ एक तरीके से जी सकती हूँ। तो उससे ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता तो शायद कोई होगा ही नहीं। एंड ऑल थ्रू माय इयर्स, अपने स्कूल टाइम पे एंड
मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा दैट बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द मेजोरिटी कम्युनिटी या बिकॉज आई एम अ माइनॉरिटी द कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू ट्रीट मी डिफरेंटली इवन इफ करेक्ट। आई एम अ माइनॉरिटी। मुझे ये नहीं लगा कि भाई मेरा रिश्ता अपने संविधान से अलग हो गया। एक्चुअली क्वाइट ऑन द कॉन्ट्रेरी फॉर मी, मतलब हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन से मैं नहीं कहूँगी, संविधान से मैं नहीं कहूँगी कि मुझे कोई ऐसी मेजर कंप्लेंट्स हैं। मगर क्योंकि तुमने जजमेंट की बात की और शायद मैं ही बची हूँ बस बताने के लिए यहाँ पे कि मेरा क्या रिश्ता रहा है और मैं कैसे पर्सोनिफाई करूँगी, तो मेरे लिए तो इट्स एन अरेंज्ड मैरिज। और मैंने ये उसी बैठक में फिगर आउट किया था कि एक्चुअली देखा जाए तो अरेंज्ड मैरिज तो दोनों ही हैं। चाहे मैं अपना रिलेशनशिप देखूं इस्लाम के साथ या मैं अपना रिलेशनशिप देखूं इस मुल्क के साथ, तो मैं दोनों में पैदा हुई थी। मतलब उसी तरह से जिस तरह से एक अरेंज्ड मैरिज में आप नहीं चूज करते अपने पार्टनर को, आपके लिए वो ऑलरेडी चोजन काइंड ऑफ आता है। सो उस लिहाज से इट्स इंटरेस्टिंग मेरे लिए ये समझना कि सच्चाई तो यही है कि ये जो अरेंज्ड मैरिज थी मेरी इस मुल्क के साथ, वो धीरे धीरे लव मैरिज में तब्दील होने लगी, क्योंकि बहुत मेहनत की है टू शो दैट यस आई एम अ ट्रू इंडियन, टू समटाइम्स हैव टू प्रूव कि आई एम अ पेट्रियट। तो उस काइंड ऑफ सबकॉन्शियस लड़ाई में मुझे कभी ये नहीं रियलाइज हुआ कि वो जो दूसरी अरेंज्ड मैरिज थी उसको मैं कॉन्स्टेंटली दबा रही थी। मतलब उसको मैं वो प्यार भी नहीं देना चाहती थी कि मैं एक दिन कह सकूं कि हाँ, मुझे इस्लाम से प्यार है या मुझे अपनी मुसलमानियत से प्यार है। तो मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन है कि दोनों ही अरेंज्ड मैरिजेस हैं, मगर एक अभी भी शायद या अभी थैंक्स टू मैं भी मुस्लिम धीरे धीरे एक लव मैरिज की तरफ जा रही है। लेकिन डेफिनेटली माय रिलेशनशिप विद दिस कंट्री हैज ऑलवेज बीन लाइक an arranged turn love marriage from a very early stage. अब मैं ये जब बोल रही हूँ तो मैं ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि जब मैंने ये सोचा कि इंडिया के साथ मेरी जो रिलेशनशिप है वो एक अरेंज टर्न लव मैरिज की तरह है, तो मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इंक्लूडिंग मरियम, जो बहुत ही साउंड इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हैं, जो बहुत ही केपेबल हैं टू पॉइंट आउट अगर कुछ भी मेरी जिंदगी में ऊंच नीच अजीब चीजें हो रही हैं तो हाउ टू लुक एट इट। तो मुझे लगता है कि अगर अगर मैं इंडिया को अपने शौहर की तरह इमेजिन कर रही हूँ, तो इट actually is a bad marriage. Maybe not the constitution like I said, but yes, my relationship with India is seeming like a bad marriage over and over again, क्योंकि वही जो judgment word तुमने include किया मरियम, I feel judged. मुझे लगता है कि मैं एक औरत हूँ, इसके लिए मुझे जज किया जाता है। मैं एक मुस्लिम हूँ, इसके लिए मुझे जज किया जाता है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, इसके लिए मुझे जज किया जाता है। और इस साल शायद अगर हमने मैं भी मुस्लिम पॉडकास्ट नहीं शुरू किया होता तो मैं इतना आज़ाद नहीं फ़ील करती जितना मैं अभी फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये बातें कर पा रही हूँ। वरना सच में मैंने तो प्लान कर लिया था कि ये कंट्री रहने लायक नहीं है और निकल लो सभी का। और अगर कोविड-19 आउटब्रेक नहीं हुआ होता तो शायद मैं बैठी होती अभी कनाडा में। So thanks to you, Mariam, and thanks to I would say whatever turmoil is happening in this country, अगर शायद बात वहां तक बिगड़ी नहीं होती तो शायद बनना भी ना शुरू होती। काफ़ी um, गहरी बात बोली। go on वंदित। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाह रही थी बट फिनिश व्हाट यू हैड स्टार्टेड। हाँ, कि होल्ड दैट थॉट मरियम। नहीं, एक्चुअली सभी का इफ़ इट गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ कंफर्ट, मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि मैंने भी और मेरी वाइफ ने भी काफ़ी बार विथ व्हाट हैज़ हैपेंड इन द कंट्री हैज़ कॉन्टेम्पलेटेड टू लीव द कंट्री। तो जो लोग ये सुन रहे हैं और वो लोग अगर सभिका को जज कर रहे हैं कि वो मुस्लिम है और वो बोल रही है कि मैं देश छोड़ के चली जाऊँगी, तो बिल्कुल नहीं। मैं भी एक सॉर्ट ऑफ एक जैन कम्युनिटी से हूँ, तो मैंने भी देश छोड़ने का सोचा है, बट मैंने ये सोचा कि यार इन दूसरों के कारण मैं अपना देश क्यों छोड़ूं, जो मेरा स्कूल ऑफ थॉट था।
मैंने बोला मैं नहीं छोड़ने वाला यार अपना देश, और अगर कुछ गड़बड़ है तो जैसे एक रंग दे बसंती में डायलॉग था, तो उसको ठीक करेंगे और उसको फोर फ्रंट पे लाके ठीक करेंगे। और मैं देखता हूँ कि मेरे बहुत सारे एनआरआई दोस्त हैं, वो वहाँ पे, मतलब दोस्त नहीं सॉरी, मतलब मेरे को पॉडकास्टर्स दिखते हैं, एक्टिविस्ट दिखते हैं, जो वहाँ पे बैठ के दे ट्राई टू डू एक्टिविज्म इन सर्टेन फॉर्म, दे वांट टू कंट्रीब्यूट, क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है कि यार देश में क्या हो रहा है और एटसेट्रा। और मतलब मैं सेड कि यार मैं एटलीस्ट आई एम कंफर्टेबल कि मैं मेरे देश में रहकर ठीक कर रहा हूँ। मैं वहाँ पे बैठ के और डिस्कम्फर्ट फील करूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो रूट्स तो मेरे यहीं पे ही हैं। एक आपने बात बोली थी अभी थोड़ी देर पहले सबिका की, जो जजमेंट्स आपको, लेयर्स ऑफ जजमेंट जो फील करने पड़े हैं, एंड मैं कंप्लीटली आई एम्पैथाइज विथ यू। एंड मतलब बहुत सरप्राइजिंग है, और कि ये है कि ये जो आप बोल रहे हो ना कि मैंने राष्ट्रवाद को बार बार, मेरे को अपने राष्ट्रवाद को बार बार प्रूव करना पड़ता है। ये जो बर्डन फेस करते हो आप, और ये आप नहीं फेस करते हो, ये बहुत माइनॉरिटी कम्युनिटीज फेस करती हैं, स्पेशली इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। दिस इज ऑल्सो फेस्ड बाय लॉट ऑफ हिंदूज इन पाकिस्तान एज वेल। दिस इज ऑल्सो सिमिलरली फॉर अ लॉट ऑफ लॉट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन बांग्लादेश एज वेल, दैट बार बार ये बताना कि भाई हम तो देश प्रेमी हैं, और आप तो यहीं बॉर्न हुए हो, आपके पेरेंट्स भी यहीं बॉर्न हुए हैं, आपकी जनरेशन में शायद 2 या 3 साल पहले, 2-3 जनरेशन पहले पार्टीशन हुआ होगा, बट वो ही स्टीरियोटाइप्स जो आज तक चलते आ रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा था शुरू में कि हम वैसे तो आज़ाद हो गए, बट इन सब से कब आज़ाद होंगे ये हमें पता नहीं है। हाँ, आई थिंक वो जो आज़ाद वाला जो लफ्ज़ है, वो आप अपनी आपकी जो रूह है, जो एक तरीके से आई वुड से द सोल ऑफ अ कंट्री, वो अभी तक आई फील इज़ चेन्ड। वो फँसी हुई है रिग्रेसिव नैरेटिव्स में, एंड उसको आज़ाद करने के लिए वंदे, जैसे तुमने कहा कि जो अम, अपने देश के लिए जो तुम कर रहे हो, आई थिंक कई बार हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि वो कहाँ तक अम, जा सकती है बात, वो कहाँ तक आवाज़ कोई सुन सकता है तुम्हारी। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी कमेंडेबल एफर्ट टू कॉन्स्टेंटली रिकॉग्नाइज़ के इन व्हाटएवर कैपेसिटी यू आर, किस तरीके से तुम अपनी आवाज़, अपने वक़्त और अपनी एनर्जीज़ को डिवोट कर रहे हो टू मेक अ बेटर सोसाइटी, टू गेट द सोल बैक ऑफ द कंट्री दैट हैज़ बीन, as you said, in paper, independent, so beautifully independent with the constitution that we have. पर मेरे पास एक तुम्हारे लिए सवाल था based on what Sabika was saying. Sabika was talking about her relationship with the country as a minority, and then that's as a religious minority, being a woman, being an artist. And तुमने starting में बात कही थी that Jain community is also a minority community, right? तो what has your relationship been as a minority in the country? Not like a Muslim minority, but definitely another minority. हाँ, मतलब ये बहुत गहरा सवाल है और बहुत अंडररेटेड सवाल है ये, बिकॉज़ ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, और ये मुझे काफ़ी बॉदर भी करता है, तो कि अच्छा, मैं बहुत इन लॉट ऑफ वेज़ आई एम नॉट अ वेरी वेरी प्रैक्टिसिंग जैन, बट हाँ, मैं जैन कल्चर में हूँ, और मैं मतलब वो उसमें उसमें इन सम वर्ड्स जो कहीं न कहीं तो एसोसिएशन तो है ही। मैंने ये रियलाइज़ करा कि जैन आइडेंटिटी जो है वो लार्जर हिंदू आइडेंटिटी में कन्वर्ट होती जा रही है, और वो बहुत अग्रेसिवली कन्वर्ट हो रही है, एंड इट इज नाउ बिकमिंग, इट इज नॉट रियरली सेपरेट आइडेंटिटी एनी मोर. That is one point that I have realized, especially in the last 6-7 years. कि मतलब ठीक है, हमारे फेस्टिवल्स और ये बनते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, बट हमारे घर में भी जो, या हमारे आसपास में भी जो जो जैन परिवार हैं, वो भी इतने ड्रिवन हैं अयोध्या को लेके, जैसे कि मतलब इट इज मच 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 इट्स रिलेटेड टू दैट नाउ। इफ यू लुक एट इट तो हाँ, वो मतलब उनका शायद एसोसिएशन बनता है, बट इफ यू लुक एट इट ऐसे कि यार ये तो एक सेपरेट कम्युनिटी की बात है ना, मतलब आपका कम्युनिटी में तो श्री राम का जिक्र भी नहीं है एक तरीके से, बट फिर भी वो ड्रिवन है, तो वो एक लार्जर हिंदू आइडेंटिटी में एक कन्वर्ट होते जा रहा है, जो मैं फील कर रहा हूँ एक, और ये अयोध्या का से भी एग्जाम्पल है, और ऐसे बहुत एग्जाम्पल जो मैंने नोटिस करे हैं ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, और वो जो जैन आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होती जा रही है, जिसके लिए वो जो मुझे सडनली धीरे धीरे आजकल बॉदर करने लग गया है। दूसरा पार्ट ये है कि मुझे ऐसे स्ट्रगल्स बीइंग अ माइनॉरिटी कभी फेस नहीं करने पड़े, जैसे आप लोगों को करने पड़े, मतलब मेरे को मेरा मत रखने के पहले सोचना नहीं पड़ा,
मुझे मेरे आज़ादी या मेरे पेट्रियाटिज़्म को कभी जस्टिफ़ाई नहीं करना पड़ा। मैंने मैंने आज भी फ़ेसबुक पे मैंने खुल के या मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ आज की जो हमारी जो सियासत है उसको, और फिर भी मेरे राष्ट्रवाद पे या मेरे 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 उस पे सवाल नहीं उठते कि तुम तो यू हुँ, आर जैसे राइट। जैसे काफ़ी काफ़ी मुसलमान अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उनको जिहादी कह दिया जाता है। हुँ, अ, तो जो मैं देखता हूँ वैसे कभी मेरे को वो सवाल नहीं उठते, मतलब मैं बहुत अथॉरिटी से उनको क्रिटिसाइज़ करता हूँ, और मैं किसी भी सरकार को बोल लो या किसी भी देश की किसी चीज़ को बहुत अथॉरिटी से क्रिटिसाइज़ करता हूँ। हुँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो मेरे पे क्वेश्चन मार्क नहीं होता कि मैं कहाँ पे सपोर्ट करूँगा। ख़ैर वो इट्स नॉट अ राइट कंपैरिज़न आल्सो बिकॉज़ वो ऑब्वियसली वो नहीं होगा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वैसे तो हुँ, आप लोगों में भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सो ऑब्वियस एज़ इट इज़ ऑब्वियस फॉर मी कि मैं नहीं सपोर्ट करूँगा पाकिस्तान को। इट मे बी इट शुड बी ऑब्वियस फॉर यू एज़ वेल। हुँ, अ अ, बट वो नहीं है। एक एक और जो हम आज़ादी की बात करते हैं कि आप एक मुस्लिम महिला हैं और आपके साथ जो आपको लेयर्स ऑफ जजमेंट फेस करने पड़ते हैं। मुझे बीइंग अ मैन एंड आल्सो देन अ पार्ट ऑफ लार्जर मेजॉरिटी, मुझे कभी वो जजमेंट्स या मुझे कभी आई डोंट हैव टू लुक बैक एंड सी कि यार कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, हुँ, एक्सेप्ट व्हेन आई एम इन गुड़गांव लेट एट नाइट। बट तो सो सो दैट so that is what that is also a lot of things that जो मुझे थोड़ा सा एक तरीके से बॉदर करती है कि और ये लार्जर आइडेंटिटी जो बन रही है, जैन और हिंदू आइडेंटिटी जो मिक्स हो रही है, इससे फायदे भी होते ही हैं कि मतलब यू बिकम मोर फियरलेस क्योंकि यू सॉर्ट ऑफ बिकम अ पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम, हुँ, लाइक नोइंगली अननोइंगली। या तो वो है आई थिंक द ओनली टाइम माय रिलीजियस आइडेंटिटी वाज जो मेरे पे बार बार क्वेश्चन होती थी, तो वो मेरे को स्कूल टाइम का एक डिस्क्रिमिनेशन याद है। और मैं एक छोटा सा एक किस्सा बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे जैन कम्युनिटी के रिलीजियस लीडर्स को देखा हो तो उसमें वो पूरे अपने कपड़ों का त्याग कर देते हैं एंड दे आर नेकेड एंड व्हेन दे रोम, और वो जहाँ भी जाते हैं वो पूरे नेकेड रहते हैं। या द तो दिगंबर करेक्ट, करेक्ट। तो मैं वो वहाँ से आता हूँ। तो वहाँ पे बहुत बार मज़ाक बनाया जाता था इस चीज़ का स्कूल में। छोटे ही थे हम, और वो काफ़ी बार मेरे को मतलब इट इट यूज्ड टू बी लाइक दे आर मेकिंग फन ऑफ द रिलिजन बट आई फील कॉर्नर्ड। तो आई थिंक एक एक यही टाइम याद है जो कि छोटे से वो मेरे ख़्याल से बचपन की कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं। बट वो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ रियली नथिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं कोई इतना बॉदर भी नहीं करता, वो उस टाइम पे करता होगा। एंड केस इन पॉइंट आई आस्क्ड दिस काउंटर क्वेश्चन कि क्यों 4th, 5th, 6th क्लास के बच्चे रिलिजियसली इतने ड्रिवन होते थे? मतलब उनको तो नहीं या होना चाहिए ना इतना ज़्यादा। वो कितने ड्रिवन के होते थे कि वो ऑफेंड हो जाते थे, बुरा मान जाते थे, एक-दूसरे उसका मज़ाक बनाते थे। तो सो या दैट इज़ माय स्टोरी ऑफ बीइंग अ माइनॉरिटी। नथिंग मच टू ऐड टू बी ऑनेस्ट। नहीं, आई थिंक जो तुमने बात कही अबाउट 4th, 5th, 6th क्लास के बच्चे, दैट इज़ ऑल्सो द टाइम व्हेन यू स्टार्ट, आई मीन मेरे स्कूल में एंड आई थिंक सभी जगहों पे जो होता था, दैट इज़ ऑल्सो द टाइम यू स्टार्ट लर्निंग द नेशनल एंथम। यू अंडरस्टैंड कि ओ इंडिपेंडेंस डे पे व्हाट आर द एक्टिविटीज़ यू विल बी डूइंग, यू आर मोर बेसिकली इट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ योर पीरियड ऑफ डिफाइनिंग व्हाट इंडिया इज़, क्योंकि हम सिविक्स पढ़ने लगते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने लगते हैं, हम अपने फंडामेंटल राइट्स, अपनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ने लगते हैं, एंड ऑल ऑफ दोज कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट माय प्लेस एज एन इंडियन सिटीजन इज़। और मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में हमारे इंडिपेंडेंस डे होता था, वन ऑफ द थिंग्स जो एक तो मैंडेटरी अटेंडेंस, सबको स्कूल जाना है, बट ऑब्वियसली 2-3 घंटे के लिए जाना है, फ्लैग होइस्टिंग होगा एंड देयर वुड बी सर्टेन सॉन्ग्स एंड आई वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ द सिंगिंग ट्रूप, मतलब I would sing Vande Mataram. I was and I loved singing that. It was something that I still remember so vividly. एंड फिर मुझे वो डिबेट याद है वेयर देयर वाज दिस, मैं कॉलेज में थी एंड दिस एंटायर डिबेट हैड अनफोल्डेड कि वंदे मातरम जो है वो मुस्लिम्स नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इट्स अ वे ऑफ देम bowing to motherland and we don't bow to anyone, and it felt such a ridiculous conversation to me at that point, because मेरे लिए वंदे मातरम was not being sung because I am a Muslim.
Vande Mataram is sort of like, as I said, one of the most beautiful ways of me expressing my association with India. तो अब सडनली ये जब नैरेटिव आ गया कि भाई मुस्लिम्स विल डोंट सिंग और समथिंग, that I remember that was a point where I was really irritated कि ये कॉन्फ्लेशन क्यों हो रहा है. अब तक तो नहीं हुआ. मैं 20 साल जब तक मतलब I was 21 जब कॉलेज में डिबेट हुआ था, तो तब तक तो मैंने नहीं सुना था ये. तो मतलब 20 साल जब मेरे जिंदगी के थे तब किसी को इशू नहीं था with Muslim singing Vande Mataram, and suddenly this issue erupted, and I don't know ये अब obviously the things are getting, I would say, uglier, लेकिन I don't know कि ये flares क्यों आते थे कि आप suddenly एक national, it's one of your songs, it's a national or the national anthem, या उसको why are you touching? That's sacrosanct, right? Like the constitution. And that brings me to the point कि अब constitution में जो additions हो रहे हैं या revisions हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? उनके लिए उसके लिए अब लोग खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? Actually, thanks for saying this because 26 जनवरी इसी साल 26 जनवरी 2020 for me, मतलब of course 15 अगस्त और 26 जनवरी ही शायद दो दिन होते हैं जब हम लोग शायद बैठ के दिमाग में किसी पॉइंट पे तो ये सोचते हैं या पूछते हैं या हमसे पूछा जाता है कि क्या है आपकी रिश्तेदारी. एक तो सबसे पहले सिंस आई ऑलरेडी मेंशन कि यही 2 दिन समहाउ बन गए. हम जैसे हर चीज़ के लिए वक्त निकालते हैं, क्या हम अपने मुल्क के लिए वक्त निकालते हैं? इज़ अ सवाल दैट वाज अगेन आस्क्ड अराउंड दैट टाइम इन दी समाज और संविधान वाली बैठक. एंड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ, जैसे मैं अपने लिए हफ्ते में अगर इफ आई एम वर्किंग फुल टाइम तो 2 दिन मुझे लगता है हाँ सैटरडे संडे मेरे लिए हैं, और उस सैटरडे संडे को भी फिर आप फर्दर बाइफरकेट करेंगे कि ये फैमिली टाइम है, ये मी टाइम है, ये लॉन्ड्री टाइम है, फलाना ढिमकाना, ये नेशन के लिए टाइम है, ये मेरे मुल्क के लिए टाइम है, या ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए टाइम है. हम नहीं सोचते. ये एक सवाल था जो मतलब चिपक गया मेरे तो जहन में. उसके अलावा गोइंग ऑन टू टॉक अबाउट द 26th of January 2020 particularly, हर साल आपके आई एम श्योर अगर आप इंडिया में रहते हैं और सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया में रहते हैं तो 26 जनवरी को आपकी लोकेलिटी में आपके आसपास कुछ ना कुछ चल रहा होता है. बहुत सारे वो पेट्रियाटिक जो गाने हैं जो अगेन सिर्फ इन्हीं 2 दिनों पे सुनाई देते हैं तो वो चलने लगते हैं. तो जिंदगी में पहली बार when I was listening to the national anthem, यहीं हम recently गुड़गांव मूव हुए हैं, तो मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ नीचे जो भी गैदरिंग चल रही थी तो मैंने रोना शुरू कर दिया. और मैंने शायद ही जिंदगी में कभी इतना alienated फील किया है while like listening to the national anthem. मैंने कभी नहीं सोचा था कि नेशनल एंथम मुझे इस तरह से रुलाएगा until unless of course कोई बहुत ही स्मार्ट डायरेक्टर अपनी फिल्म में उसको एक बहुत ही मैनिपुलेटिव वे में यूज करे टू इवोक इमोशंस which is different, but ऐसे ही randomly the national anthem playing. और मैं उसके बाद ये सुनने के बाद और रोने के बाद मैं आई वाज जस्ट वॉशिंग अप एंड आई वाज इन द बाथरूम. मैं यही सोच रही थी कि इतना मुश्किल कैसे हो गया टू जस्ट फील लाइक आई बिलोंग, कि मतलब एक वो बिलोंगिंगनेस वाली जो फीलिंग है उसके लिए लड़ना पड़ेगा क्या? मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे प्यार के लिए लड़ना पड़े तो वो अलग चीज होती है कि आप अपने प्यार के लिए लड़ रहे हैं बिकॉज यू लव समवन, यू आर सो इंसिस्टेंट ऑन लेटिंग देम नो कि नहीं है ये प्यार है, ये है मतलब आप बार बार उसे रीइंस्टेट करते हैं. मगर क्या मेरा देश किसी तरह भी ये रीइंस्टेट करना चाहता है कि मेरा देश मुझसे प्यार करता है? और मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं लगता कि मुझे वो प्यार महसूस होता है. और ओवर दिस पर्टिकुलर CANR CNPR जब प्रोटेस्ट हो रही थी तो मुझे तो यही लगना शुरू हो गया था कि मेरा मकान तो अब मकान ही रहेगा. मैं किसी भी मकान से एक मकान से दूसरे मकान में जाऊंगी. अब मैं एक घर से दूसरे घर में तो नहीं जाऊंगी अगर ये मुल्क ही मेरा घर नहीं है. और हाँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ा सवाल था ये कि क्या अब सड़कें ही घर हैं? बिकॉज I do think that it was the protests which allowed me to feel at home at that time. अगर मैं सड़कों पे खड़ी
नारेबाजी कर रही होती थी या शांति से बस वहाँ बैठी हुई होती थी शाहीन बाग में या खुरेजी खास में परफॉर्म कर रही होती थी अपनी पोइट्री, जो भी, मतलब मेरे अलग अलग तरीके रहे हैं टू बी आउट देयर ऑन द स्ट्रीट्स ड्यूरिंग दैट टाइम। मेरे सच में दिमाग में एक पॉइंट पे सच में आया था कि बोरिया बिस्तर बांध लो सभी का, सड़कों की हो लो, क्योंकि और कहीं घर नहीं बचा है अब। ये एलियनेशन तो जो आप बात कर रहे हो, ये मेरे ख्याल से आपके साथ बहुत लोग, मेरे ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको अक्सर फ़ील होता है, मुझे तो हो ही रहा है। बट ये उसका फ्लिप साइड ये है कि देखो, आपको आपकी और हमारी मुलाकात उस एलियनेशन से हुई। अ, दूसरा हम्म। मेरा मैं जो सोच रहा था जब आप कह रहे थे कि देश, जो आप बात कर रहे हो कि देश से मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे वो प्यार मिल रहा है। तो एक और पॉइंट ये है कि हम, जो ये लिसनर्स जो सुन रहे हैं, कि देश जो है, जो एक हमने कॉन्सेप्ट बना रखा है, द आइडिया ऑफ अ नेशन, वो आइडिया ऑफ अ नेशन में सबसे ऊपर आते हैं वो लोग, द पीपल। सो हम्म। वो उसके उसके रिसोर्सेज, बाउंड्रीज, इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट्स, or the state, everything is secondary. The first and the most important thing is the people, जो आपका देश बनाते हैं। वरना वो लोगों के बिना तो वो तो बस एक जमीन है ना, और तो वो कुछ है ही नहीं। तो वो जब देश के लोग आपको एक 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 ऐसे निगाहों से देखने लगते हैं कि यार आप तो ना थोड़े देशद्रोही टाइप हो। तो आई थिंक वो सभी का वो कहना चाह रही है कि वो जब देश के लोगों से वो प्यार मिलना जब बंद हो गया था, तो कैसे उनको वो एक अजीब सा लगा था। और मैं तो आई एम नॉट इवन इन अ राइट पोजीशन टू इवन से कि आई कैन फील व्हाट यू बीन थ्रू, बिकॉज आई कैन नॉट फील। दैट्स द मैटर ऑफ द फैक्ट कि मैं ना मुस्लिम हूँ, ना मैं आई एम अ मैन। तो आई कांट फील, बट आई अंडरस्टैंड इन अ वे व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। Um, thanks, Vandit, for actually raising something what I was going to talk about. And the जो सबिका कह रही थी कि मैं सड़क की हो जाती हूँ, सड़क ही मेरा घर है। और फिर तुमने जो लफ्ज़ यूज़ किया विच वाज देशद्रोही। um, मैं कई बार ये सोचती हूँ कि अगर देशद्रोही कह लो, एंटी नेशनल द टर्म गोज, कि जो मुझे एंटी नेशनल कह रहा है या कह रहे हैं, वो ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मैं क्यों, इन देयर ओन टर्मिनोलॉजी, मैं एंटी नेशनल क्यों बनना चाहूँगी। मेरा तो घर हिंदुस्तान है, मेरी पैदाइश हिंदुस्तान की है, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी मैंने अपनी हिंदुस्तान में काटी है। तो एक तो सबसे पहले कि मुझे क्या मिलेगा एंटी नेशनल होके, जो ये सोचते हैं कि भाई तुम तो एंटी नेशनल हो, एंड दैट इज़ अ फुल स्टॉप। एंटी नेशनल हो, उसके बियॉन्ड तो कोई कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं सकता तुमसे, तुम तो देशद्रोही हो। और जो दूसरी चीज़ मैं उस चीज़ उस कॉन्वर्सेशन या उस थॉट से समझना चाहती हूँ इज़, अगर आप, टू यूज़ द टर्म रेजिस्टेंस, अगर आप किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं, तो आप किसी चीज़ को इसलिए रेजिस्ट कर रहे हैं क्योंकि जिस चीज़ को आप बचाना चाहते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो तुमने बात कही कि देश लोगों से बनता है, तो मेरे लिए वो लोग और उन लोगों की ज़िंदगी और उन लोगों की एक तरीके से कह लूँ पूरी आइडेंटिटी एज एन इंडियन, वो बहुत कीमती है। मैं कहीं भी किसी भी मुल्क में जाके बोलूँ आई एम एन इंडियन, व्हाट डज दैट सिग्निफाई? इफ आई कम फ्रॉम अ कंट्री जो एक दूसरे के पीछे वायलेंटली वांट टू इरेज समबडी एल्सेज आइडेंटिटी, तो मेरी मेरी हैसियत क्या रह गई एज एन इंडियन? सभी को पता है कि भाई इंडिया में क्या चल रहा है। सो फॉर मी to be somebody who is to in quote unquote an anti-national or is somebody who's resistant, I am resistant because I love my country in a very simple way. बहुत सिंपली यार, मुझे मुझे अपनी मुल्क की इज्जत, मुझे अपनी मुल्क की हैसियत से बहुत लगाव है। And it takes me back to one conversation that I was listening to the senator from US, John Lewis. उनका अभी कुछ हफ्ते पहले ही passed away. And वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो सेल्मा टू मॉन्टगोमेरी मार्च किया था, he was part of that. And उन्होंने एक टर्म यूज़ किया कि when we were walking from Selma to Montgomery, it was love in action. We loved democracy. We loved the idea of secularism. We loved
equality. We loved our country and we were ready to walk for our country even if that meant that we would be hurt by the police forces. तो जो जो लगाव और जो मोहब्बत था अपने मुल्क के लिए या उस मुल्क की आइडेंटिटी या प्रियम्बल के लिए कह लो कि प्रियम्बल ने जिस तरीके से ससिंक्टली डिफाइन किया है इंडिया को, उस चीज़ से मुझे इतनी मोहब्बत है कि मेरे लिए एनी कॉन्वर्जेशन, एनी पॉडकास्ट, any discussion where I can be termed anti-national is love in action. I would just like to add to what Mariam has said. एक तो thank you for putting it, मतलब bringing in this particular quote, love in action, और प्यार, और वही जो मैं भी कहीं ना कहीं उसी के बारे में बात करी थी कि मैं प्यार कर सकती हूँ, मगर मैं किसी से प्यार कैसे डिमांड कर सकती हूँ, मतलब इन अ रोमांटिक सेंस ऑल्सो आप किसी से अटैच्ड फील कर सकते हैं, लेकिन आप किसी और के अटैचमेंट पे कितना ही मतलब सवाल उठा सकते हैं, हाँ, लेकिन क्या वो अटैचमेंट वो सवाल उठाने से शुरू हो जाता है, पता नहीं। तो खैर, गोइंग बैक टू व्हाट मरियम वाज टॉकिंग अबाउट, मुझे लगता है कि बात वहां तक आ गई थी एक्चुअली कि मैं अपने आप से ये पूछ रही थी कि बिकॉज यू सेड दैट यू नो इवन इफ देयर इज पुलिस एक्शन, तो मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि अब तो सर फोड़ेंगे तो फोड़ दें, अब तो बात करनी है, अब तो कुछ भी हो जाए, जो बोलना है मैं बोल के रहूंगी। और हाँ, वो इट्स इंटरेस्टिंग कि जब आप अपनी बात रख पाते हैं तो आपको शायद लगना शुरू हो जाता है कि हाँ, ये अभी भी जगह मेरी है। बट टेक्निकली तो अगर देखा जाए वंदित, तुम्हारा भी पॉडकास्ट इज अ रिस्पॉन्स टू you know, let's just say what began with the 15 December attacks, not just the 15 December attacks. And same applies Absolutely. to yeah, and the same applies to मैं भी मुस्लिम। तो बस मतलब मैं ये सोच रही थी कि मैं किसी पॉइंट पे ये सोच रही थी कि अगर मैंने ये पॉडकास्ट नहीं स्टार्ट किया होता तो शायद नहीं, मैं नहीं फील करती कि आई एम एट होम। तो पता नहीं, लाइक आई मीन आई डोंट नो हाउ मरियम फील्स अबाउट इट, बट हर बार जब भी हम कोई एक पर्टिकुलर तरीके का पॉइंट उठा रहे होते हैं तो मेरे दिमाग में तो आता है कि चलो मैंने तो सर पे कफन बांध दिया, लेकिन बट व्हाट अबाउट माय फैमिली। मुझे डेफिनेटली लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आए और पॉडकास्ट पे कुछ भी बोल दिया और एक रिलीज मिल गया और आपको ये फील होने लग गया कि हाँ अच्छा ठीक है, हमने अपनी बात रख दी। हमारी बात कहाँ तक सुनी जा रही है और उसको किस तरह से सुना जा रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद क्या उसके सर्कमस्टांसेस की वजह से रेपरकशंस होंगे वो भी अपने आप में एक डिबेट है। एंड आई डू थिंक कि शायद मेरी रिलेशनशिप विद माई कंट्री हमेशा ही मेरे लिए एटलीस्ट was an arranged on love marriage, while constitution के साथ it was always a love marriage. मगर हाँ, जब वो constitution को challenge करना शुरू कर दिया गया in the form that I loved it, and अब वो शायद वो जो प्यार है, वो संविधान के लिए जो प्यार है, जब वो चैलेंज होना शुरू हो गया तब लगना शुरू हुआ कि अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। ये जो 2-3 आपने मेरे को बहुत अच्छे थ्रेड्स दिए, बट हाँ, आई होल्ड दैट थॉट। बट मैं एक पॉइंट आपको बोलना चाहता हूँ कि जो मेरे को एकदम ध्यान में आया बोलते कि जब हम आप शाहीन बाग की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो मेरा थॉट प्रोसेस था और जिस तरीके से मैं एक्ट कर रहा था, मेरे कुछ दोस्त एक्ट कर रहे थे, इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब प्लूरलिज्म और सेक्युलरिज्म पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, वो एक सेकेंडरी मैटर है मेरे लिए। क्यों? इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गो इनटू दैट प्रोटेस्ट बिकॉज आई वाज यूजिंग माय हिंदू कार्ड बोल लो, या मतलब वो एक मेजोरिटी कम्युनिटी वाला कार्ड। मतलब ऐसे माइनॉरिटी हूँ बट ऐसे मेजोरिटी में ट्रीट करा जाता हूँ, तो मैं फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी आई कॉल इट मेजोरिटी कम्युनिटी। तो वो मेजोरिटी कम्युनिटी वाला कार्ड प्ले करना कि यार एक जैन जा रहा है, तो वो उस प्रोटेस्ट को जो एक लेजिटिमेसी मिल रही थी मेरे जाने से, इट वाज नॉट बिकमिंग अब जस्ट अ मुस्लिम मूवमेंट। आई वाज वेरी एक्सट्रीमली अवेयर ऑफ दैट लेजिटिमेसी and I was trying to play that card at
at the forefront. और मुझे ये भी पता था कि अगर if they come to people like me, so our last name will save us. Hmm. Yeah. It's Uh, I'm drawing a bit of parallel from the movement that has just started in the US, the Black Lives Matter movement. उसमें अभी हाल फिलहाल में the word ally and the word allyship बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है और बहुत ज़्यादा उस पे बात हुई है समझने की कि एज एन ally आपका रोल क्या है, you know, just by saying कि I support the Black Lives Matter does not translate into support. और किस तरीके जो तुमने लफ्ज़ यूज़ किया लेजिटिमेसी, हाउ डू यू लेजिटिमाइज़ अ मूवमेंट? हाउ डू यू लेजिटिमाइज़ अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस टू समथिंग जो तुमने वंदित पहले हम लोग जब बात कर रहे थे कहा था कि दिस इज़ नॉट politically aligned, this is not right wing versus left wing, this is right versus wrong, you know, yeah. सही और गलत के बीच की बात है ये। एंड द कैंप्स आर वेरी क्लियर यहाँ पे तब कि आप सही के साथ खड़े हो रहे हैं एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस अ लेजिटिमेट मूवमेंट, क्योंकि जो सही है आप उसी के लिए अपनी आवाज़ और अपना वक्त उठा रहे हैं अपनी आवाज़। मैं एक और किस्सा वाकया करना चाहता हूँ इफ आई मे। तो कमिंग अगेन फ्रॉम मेजॉरिटी कम्युनिटी, तो हमेशा से एक सेंस ऑफ एक स्टीरियोटाइप बोला गया है अबाउट मुस्लिम नेबरहुड्स कि यार वो वहाँ पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का नैरेटिव है कि वहाँ पे तो यार वो एकदम एकदम फंस के रहते हैं, वहाँ पे तो तुम अंदर फंस जाओगे और तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा तुमको, मांस वास खाते हैं एंड लाइक ऑल दैट। So if you I don't know if you guys I think सभी का would recall, तो वो जो मेट्रो स्टेशन से जो ब्रिज निकल के जब शाहीन बाग तरफ जाता है, तो और मतलब there is a pathway that enters goes to शाहीन बाग. So the first time that I was going there, I was completely alone. मुझे अभी भी याद है कि मैं मेरी वाइफ को स्टेशन ड्रॉप कर रहा था निजामुद्दीन, और वहां से मेरे को बस दिमाग में था कि यार शाहीन बाग चल रहा है और मेरे को जाना है। दिस वाज आई थिंक दिसंबर और समथिंग लाइक अर्ली जनवरी, लेट दिसंबर, कि यार ये मूवमेंट चल रहा है, मुझे जाना है। In the past, I have been very cautious, honestly, into entering that Muslim neighborhood. मतलब वॉट एवर दैट नेबरहुड माइट बी, मतलब वो इन मेरे होम टाउन इंदौर में हो या कहीं और हो, बिकॉज ऑफ द नैरेटिव्स एंड द स्टीरियोटाइप्स दैट आई वाज टोल्ड। फॉर दिस टाइम आई डिड नॉट गिव अ डैम। आई वाज सो कॉन्फिडेंट, मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, और इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी द पीपल हु आउट देयर, आई वाज फीलिंग अ सेंस ऑफ कॉमरेडशिप कि यार ये जो लोग हैं ना, अगर कुछ हुआ भी तो ये मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। तो that was a very important boundary that I climbed, not just physically but also metaphorically. And how जो एक मुस्लिम कम्युनिटी हमसे हमेशा अनसेडली कहती आई है कि ट्रीट मी लाइक अ फेलो इंडियन सिटीजन, मुझे जैसे तुम अपने एक दूसरे दोस्त को ट्रीट करते हो वैसे ट्रीट करो मुझे। मैंने अगर टोपी पहनी हुई है या बुर्का पहना हुआ है या हिजाब पहना हुआ है, या मैं नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो मेरा आइडेंटिटी का पार्ट है वो। तो वो जो मेरा जो आई थिंक कलेक्टिव 27-28 साल का जो एक कहीं ना कहीं वो जो प्रिजुडाइज थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था या था लज्जत से था वो प्रिजुडाइज, वो एक बार में आई थिंक इन व्हाट हैपेंड इज कि वो थ्रू शाहीन बाग मूवमेंट वो आराम से धीरे धीरे वो चला गया। तो कैन आई सेफली से कि वंदित उस दिन तुम थोड़ा और आज़ाद हो गए? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, और थोड़ा मैं आज़ाद हो गया और मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया। मतलब मैं आज मेरे को कोई मुस्लिम नेबरहुड में जाना या मुस्लिम दोस्त से बात करना, मतलब इट्स वेरी नॉर्मल, लाइक जस्ट टॉकिंग टू एनीबॉडी एल्स, बट इट मे नॉट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, एंड दैट इज़ वेयर द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम इज़, एंड दैट इज़ वेयर people in power want to utilize that gap for their political gains. Savika, do you have anything to add to that? Because I have a thought, but I want to give you the space. मुझे बस इतना बोलना है कि उसी वक्त आई थिंक जनवरी के वक्त मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के एंट्रेंस पेपर्स टेस्ट पेपर्स चेक कर रही थी, और बहुत डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से लोगों को बुलाया गया था चेकिंग के लिए। तो मुझसे किसी ने पूछा, मी बीइंग फ्रॉम दिल्ली, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, कि कहाँ जाना चाहिए।
तो मतलब वो कई कई लोगों से पूछे थे, तो किसी ने बोला दिल्ली हाट, किसी ने बोला कुछ, किसी ने मैंने बोला शाहीन बाग जाना चाहिए। इस वक़्त तो और कहीं नहीं जाना चाहिए, शाहीन बाग जाना चाहिए। वो दिल्ली हाट आपको वहीं मिल जाएगा, आपको इंडिया गेट वहीं मिल जाएगा। आप आते-जाते रहिएगा दिल्ली और आते-जाते रहिएगा दिल्ली हाट और इंडिया गेट, लेकिन अभी अगर कहीं आपको जाना चाहिए वो है शाहीन बाग। एंड आई मीन व्हेन आई वाज़ सेइंग दैट आल्सो, लाइक आई डोंट थिंक मैं जो बोल रही थी उस बात का पूरा इम्पोर्ट इनको समझ में आया है जिनसे मैं बात कर रही थी, बिकॉज़ ही वाज़न्ट रियली समवन हू वाज़ फॉलोइंग द न्यूज़, और wasn't really someone who knew what I was fully sort of trying to imply. बट हाँ, जब वंदित ये बोल रहा था कि मैं शाहीन बाग गया एंड मैं वो नहीं फील कर रहा था प्रेजुडिस जो पहले रहा है, और बिल्कुल एक काइंड ऑफ क्लीन स्लेट की तरह था कि लाइक ही हैड अ वेरी फ्रेश एसोसिएशन विद मुस्लिम नेबरहुड, सो टू से। मेरे लिए तो आई थिंक एक नया मॉन्यूमेंट था, वर्दी ऑफ national importance. So yeah, just that, and then yeah, over to you, Mariam. Whatever you wanted to say. एक्चुअली तुमने जो बात कही, आई वाज एक्चुअली जस्ट गोइंग टू हाईलाइट ऑन दैट ओनली। लेकिन टू एनीवन हु इज़ लिसनिंग टू अस, जो हमारे वंदित के आई वुड से पॉडकास्ट के ज़रिए और मैं भी मुस्लिम के ज़रिए जो भी हमें सुन रहे हैं, एक सवाल जो मैं उनके लिए उठाना चाहती हूँ आज 15 अगस्त के दिन इज़, अगर आपको अपनी रिलेशनशिप विद आज़ादी इस मोमेंट में डिफ़ाइन करनी हो, तो वुड यू से कि हम आज़ाद हैं? एंड अगर आंसर इज़ नो, अगर जवाब गलत है, इफ द आंसर इज़ नो, तो द क्वेश्चन इज़ कि हम इन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी, चाहे आप मुल्क के किसी भी कोने में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, आप प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो, व्हाट विल यू डू टू मेक योर कंट्री बी फ्री अगेन? एंड ये सवाल कई बार मैं अपने दोस्तों से या अपने सर्कल्स में जब हम लोग की बातें हो रही होती हैं, ये आई थिंक वंदित तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि एक जनरल सिनिसिज्म आ जाता है कि देयर नथिंग यू कैन डू, और दैट क्या कर सकते हैं इस टाइम पे, you don't have that much power or potential or reach to change the narrative. लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि हम किसी और को बदलने से पहले ये देखें कि हम अपने आप को कहाँ तक बदल सकते हैं when it comes to our ideas and our understandings of freedom, of आज़ादी। क्योंकि जैसा तुमने कहा कि तुम जब थोड़े से आज़ाद हुए दिसंबर में, तो वहीं से आई थिंक शुरुआत होगी किसी और को आज़ाद करने की भी। जब तक हम खुद आज़ाद नहीं हैं, हम किसी को नहीं कर सकते, बिल्कुल। और मेरे लिए मैं भी मुस्लिम का जो पॉडकास्ट जो सबीका के साथ हमने शुरू किया है, वो एक ज़रिया है आज़ादी का। अपने अंदर के डर और डर मेरे लिए सबसे बड़ा आई वुड से इज़ माय एनिमी। ये मैं जब जहाँ भी डर को देखती हूँ, आई वांट टू क्वेश्चन इट। तो आई थिंक मुझे चुल मच रही है। आई एम अ वेरी फनी पर्सन, एज मरियम नोज, एंड वंदित विल ऑल्सो नाउ नो। तो मुझे लग रहा है आई सिंसियरली अपोलोजाइज वंदित। I just want to, like, this will be the last thing I want to say. मैं भी मुस्लिम और लाइट्स कैमरा आज़ादी के इस कोलैबोरेशन के ज़रिए से आई होप मैं भी आज़ाद मुस्लिम, ये मैं बोल पाऊँ। और हाँ, आई डू थिंक दैट वंदित, तुम्हारा पॉडकास्ट शायद मुझे एक नया हौसला दे रहा है। मैं भी मुस्लिम ने तो हौसला दिया ही था, लेकिन तुम्हारा पॉडकास्ट जो हौसला दे रहा है, वो हौसला अफ़ज़ाई याद रहेगी। सो थैंक्स फॉर डूइंग दिस, थैंक्स फॉर रेज़िंग योर वॉइस, एंड या ऑल्सो थैंक्स फॉर एक्नॉलेजिंग योर प्रिविलेजेस, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रिविलेज्ड होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार हम प्रिविलेज्ड होके भी उन प्रिविलेजेस को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते और शेयर नहीं करना चाहते। और क्लियरली यू आर समवन हु नॉट ओनली वांट्स टू एक्नॉलेज योर प्रिविलेजेस बट आल्सो शेयर देम, एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग योर पॉडकास्ट स्पेस विद अस। Yeah, I hope
मैं भी आज़ाद मुस्लिम, मैं जल्द बोल पाऊँ। थैंक यू सो मच एंड आई हैव फ्यू पॉइंट्स टू ऐड अबाउट आपके पॉडकास्ट पे, बट मैं टुवर्ड्स द एंड करूँगा बिकॉज मुझे लगता है अभी थोड़ा सी चर्चा बची हुई है। बट एक मरियम, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जो आप कह रहे थे uh, कि लोग क्या कर सकते हैं, और जो लोग ये सुन रहे हैं और उन्हें लगता है कि हम क्या कर सकते हैं और उनमें सेंस ऑफ डिस्पेयर है या लैक ऑफ एक्शन है। मैं उन्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जिस भी लीडर को कभी फॉलो करते आए हैं, मतलब वो आज हमारे प्रधानमंत्री से लेके आप कुछ एक प्रीवियस में आप मार्टिन लूथर किंग पे चले जाइए या गांधी पे चले जाइए या कोई और चले जाइए, अंबेडकर पे चले जाइए, अ, हर कोई आपके और मेरे जैसे एक एवरेज बैकग्राउंड से आया है, एवरेज घराने से आया है, लैक ऑफ प्रिविलेजेस से आया है, लैक ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल से आया है। कुछ होते हैं जो ऑलरेडी एक पॉलिटिकल कैपिटल से आते हैं, बट वो कभी प्रधानमंत्री बन नहीं पाते। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एवरीबडी कम्स फ्रॉम अ सेम बैकग्राउंड एज यू एंड आई। उनमें, मेरे में, मरियम में, सबिका में कोई अंतर नहीं है। जस्ट ये अंतर है इज दैट ड्राइव टू चेंज द सोसाइटी एंड द कंट्री फॉर बेटर। आपको क्या लगता है, मतलब मार्टिन लूथर किंग कोई ऑलरेडी बहुत बहुत ज्ञानी थे और वो ऑलरेडी, मतलब उनके पास वो जब से पैदा हुए उनके पास वो ऑलरेडी वो सपोर्ट बेस था? नहीं, उन्होंने वो क्रिएट करा। एग्जैक्टली, या तो आप, हाँ, तो नेवर एवर थिंक दैट यू आर नॉट बिग इनफ टू मेक एन इम्पैक्ट, मतलब वो तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। एंड आई थिंक उसी दिन आप गुलाम हो गए जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता है कर करके। बिल्कुल सही, बिकॉज ये ये कॉन्वर्जेशन, आई मीन हम लोग वी आर स्पीकिंग इन अ पॉलिटिकल एंड अ मोर कल्चरल नेशनल सेंस, लेकिन छोटे से छोटे स्पेस एंड द रूम में हम लोग को ये मैं सुनती हूँ कि अब हमारे बोलने से क्या होगा, तुम्हारे बोलने से क्या होगा, यू नो। एंड मोर आई फील ये नैरेटिव जो है एक तरीके का फॉल्स ट्रूथ बन जाता है। आप उसमें यकीन करने लगते हैं। आपने टेस्ट नहीं किया है ये थ्योरी, पर आपको किसी ने कहा और आपने बस मान लिया, एंड जो तुमने कहा कि फिर हम गुलाम बन जाते हैं। अपनी आवाज़ को, आई थिंक अपनी आवाज़ को ट्रस्ट करना और अपनी आवाज़, ये नहीं सोचना कि मेरे बोलने से मतलब पूरी दुनिया बदल जाएगी। ये सोचना कि सबसे पहले तो क्या मुझे अपनी आवाज़ में डर महसूस होता है। अगर तुम्हारी आवाज़ में तुम्हें डर महसूस होता है तो उस डर को ख़त्म करना ही इज़, आई वुड से, वन ऑफ द बिगेस्ट वेज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ सोसाइटी। क्योंकि आप जब किसी से बात करेंगे, जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ मंदिर, हमने आई थिंक इससे पहले 2 बार बात करी है, लेकिन दोनों बार बात करके मुझे, आई हैव हैड सो मच कॉन्फिडेंट, आई हैव फेल्ट सो मच कॉन्फिडेंट एंड एक, आई वुड से, अ वार्मथ, लाइक मुझे एक बहुत ही अच्छा एहसास हुआ है तुमसे बात करके, कि ऐसा लगता है कि यू नो, आई फील दैट वी कैन मेक इट बेटर। कि तुम जो जो कर रहे हो अपने पॉडकास्ट के ज़रिए, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि उस चीज़ में हम, आई वुड से, वी वैल्यू इट, यू नो। एंड वो वैल्यू, वो ट्रस्ट, वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम अपने आप को उस बंदिश से निकालते हैं कि हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। हमारे, आई वुड से, पॉडकास्ट में जिन भी लोगों से मैंने बात करी है उसके ज़रिए हमेशा मुझे एक बहुत ही एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, बिकॉज आई फील कि किसी, मेरे और सबिका के बीच की बात तीसरे इंसान ने सुनी, शायद उस बात से वो ये समझ पाएंगे कि मुसलमान होना या हिंदुस्तानी होना या ये जैनी होना, दीज आर ऑल, एज यू सेड, पार्ट ऑफ जस्ट एन आइडेंटिटी। You cannot put someone in a box and define them just because वो एक कैटेगरी से आते हैं। Yeah, absolutely. एक पॉइंट आई थिंक वी शुड डिस्कस कि हम जब संविधान की बात कर रहे हैं तो वी शुड बी वेरी वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट दैट संविधान ने हमको बोलने की आज़ादी दी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। Exactly, yeah. तो आज हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19, जिसके कारण आपका पॉडकास्ट चल रहा है, मेरा पॉडकास्ट चल रहा है, शाहीन बाग चल रहा है, चल रहा है, हेट स्पीचेस चल रही हैं, और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो सभी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या लगता है, क्या बोलना चाहती हो इसके बारे में?
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि तुमने एक्चुअली जो बोल ही दिया कि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता तो नहीं होता यार, तो वो फीलिंग ऑफ मेटाफिजिकल घर भी नहीं होती। आपका आपका मकान आपसे छीना जा सकता है या छिन जाता है कई बार, कितने सारी नेचुरल कैलामिटीज में क्या क्या नहीं छिन जाता, बट दैट सेंस ऑफ होम, दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मुझे लगता है वो आपकी आवाज में है, वो आपकी वोकल कॉर्ड्स में है। अगर आप अपनी आवाज उठाने का दम रखते हैं तो वो भी अपने आप में एक प्रिविलेज है। कई बार आवाज की बुलंदी पे बड़ी बातें की जाती हैं कि हर किसी की आवाज बुलंद होनी चाहिए, लेकिन दैट्स ऑल्सो कल्टिवेटेड थिंग। अगर आज मैं जो बोल पा रही हूँ वो बोल पा रही हूँ, या तुम वंदित जो बोल पा रहे हो वो बोल पा रहे हो, it's coming from our education, it's coming from a lot of privileges again. So I would definitely say that freedom of speech and expression is a privilege, and हम शायद नहीं वो, मतलब sometimes we want to take it for granted, but it is a known fact कि इंडिया में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम बोल के निकल लेते हैं पतली गली से, जो बहुत और पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में बिल्कुल एक्सेप्टेबल ना हो। And I don't want to name specific countries. I just want to say that it is a downright privilege, and it is the privilege of feeling at home. It is the privilege of feeling like you belong. हम्म um, वंदित, आई फील अगर ये सवाल का जवाब मैं दूं, आई मीन सभी का यूज द वर्ड प्रिविलेज, पर मेरे लिए आई फील वही जो मैंने जो स्टार्टिंग बोला था, नॉन जजमेंटल स्पेस, मेरे लिए तो इट इज़ लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स के वहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में एक्सरसाइज करूँगी जहाँ आई एम कंफर्टेबल। तो मेरा घर, मेरा हिंदुस्तान इज़ दैट प्लेस फॉर मी। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एन एब्सोल्यूट, आई वुड से ऑब्वियस राइट। उस पे तो कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए कभी भी कि आपने कुछ लिखा या आपने कुछ कहा। लेकिन ये एक बात ज़रूर है कि अगेन गोइंग बैक टू द आइडिया ऑफ फियर, कि जब ये ज़हन में एक घबराहट होती है कि even if you exercise a written right that you have been given, तब भी there are instances and there are cases and there are episodes जहाँ पे people are imprisoned because they just choose to express what they want, because freedom of expression also means freedom to write something in dissenting words. तो मेरी आज़ादी तो सबसे बड़ी आज़ादी तभी है जब I live without fear, and I think this is again a Rabindranath Tagore's prayer that I always remember. So yeah, I think freedom of expression for me is freedom from fear. ब्रिलियंट। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, बोलने की आज़ादी को लेके। इसको लेके बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आई मीन इट्स वेरी वेरी बिग मिसकंसेप्शन। मतलब मैंने देखा है कि लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे डिबेट करते हैं, तो मतलब कुछ ऐसे सूडो लिबरल्स से होते हैं जो बोलते हैं कि अरे यार उसको बोलने दो जिसको जो बोलना है, डोंट डिनाई हिम और हर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो वो बिल्कुल गलत नोशन है। तो मैं पहले जो लिसनर्स हैं उनको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि बोलने की आज़ादी का मतलब क्या होता है, वो मैं आता हूँ उस पर। बट एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेट स्पीच दे सकते हैं या प्रोवोकेशन कर सकते हैं, या आप कुछ इस तरीके की बातें कर सकते हैं जो कि कम्युनल वायलेंस की तरफ हो, या आप किसी को मरने मारने की बातें कर सकते हैं पब्लिकली। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता नहीं है। जैसे जर्मनी में आप नाजी सल्यूट नहीं कर सकते, वो इट इज बैंड। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट उसमें कुछ ऐसी चीजें जो जो आउट ऑफ बाउंड्रीज है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये सब डिफाइंड नहीं है। तो इंडिया में कोई भी आके बोल जाता है और स्टेट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको प्रोसिक्यूट करती है जैसा उनको फील होता है। तो मेरे को सबसे पहले लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक अच्छा चार्टर बनना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ये कवर्ड है, ये नहीं कवर्ड है।
दूसरा पॉइंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम अगेन कमिंग बैक टू आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, ये कितना इंजीनियस बात है कि उस समय के लोगों ने ये सोचा कि लोगों को बोलने की आज़ादी दी जाए। इसका मतलब ये है कि आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हो और सरकार आपको सिर्फ बोलने के नाम पे आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। दैट इज वॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स। ये एक पावर है जो जनता के हाथों दी गई है आपको और मुझे और हम सबको, कि मैं सरकार के खिलाफ बोल सकता हूँ। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ये बात नहीं है, बट मैं सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल सकता हूँ और सरकार बोलने के लिए मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती। और ये वाली जो करंट रेजीम है, शायद ये इस चीज़ से बड़ी परेशान है और इसलिए ये यूएपीए जैसे लॉज ला रही है, जहाँ पे उनको कुछ इंक्वायरी ना करनी पड़े और वो किसी को भी अरेस्ट कर सके। बट आप समझिए कि हाँ, द मूल भाव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये होता है। आई थिंक जो तुमने बात कही वो चीज़ लोगों के जहन में समझना ज़रूरी है कि कोई भी अगर किसी स्टेट के अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, एंड अगेन द टर्म एंटी नेशनल, कोई क्यों बनेगा एंटी नेशनल? किसी का क्या वजह है बनने की एंटी नेशनल? क्या मिलेगा? कोई मेडल तो नहीं मिल रहा मुझे। आई एम नॉट बिकमिंग अ भारत रत्ना। So I want to do something better for the state, right? My very clause of being an anti-national is to make my country, जो तुमने कहा देशवासी जो हैं वो ज़्यादा सही से रह पाएँ, उनकी ज़िंदगियाँ सँवर पाएँ। एक्चुअली मुझे लगता है एंटी नेशनल बहुत बड़ा मजाक है, बिकॉज इट्स एक्चुअली इन माय ओपिनियन एट लीस्ट द बिगेस्ट एंटी नेशनल्स हु गो अराउंड कॉलिंग एवरीवन हु इन माय ओपिनियन इज अ नेशनलिस्टिक, वेरी पेट्रियाटिक, वेरी डिटर्मिन्ड टू bring about a certain social order kind of people are being called anti-nationals. तो मुझे तो अब कभी कभी लगता है कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की तरह है कि जब A+ मिलता है तो वो एक्चुअली आप शायद डिजर्व नहीं करते, और जब C+ मिलता है उसमें बहुत खुश हो जाना चाहिए। तो मैं तो मतलब एंटी नेशनल को अब गाली की तरह देखती हूँ। मुझे तो लगता है एंटी नेशनल अगर मुझे बैज बुलाया ऑफ जा रहा है तो मैंने कुछ सही करा होगा। हाँ, बैज ऑफ काफी ऑनर। सैड है ये, बट इट इज अ बैज ऑफ ऑनर, इट इज। हाँ, yes. खैर हाँ, मतलब जब दैट इज these things largely come up जब एंटी डेमोक्रेसी सेंटिमेंट्स ज़्यादा आ जाते हैं। एक लास्ट चीज़ जो यार मुझे डिस्कस करनी थी आप लोगों से, और मेरे को एकदम मतलब बिटवीन व्हेन जब सभी का प्रियम्बल पढ़ रही थी तो मुझे वो उस टाइम पे क्लिक करा और आई सेव्ड इट फॉर द लास्ट। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग एंड मेरा सवाल आप दोनों से, अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग और रिलेशनशिप, an honest relationship with secularism? दिस इज़ अ क्वेश्चन जो सभी को मैं भी मुस्लिम के ज़रिए बार-बार बुनते रहते हैं, उधेड़ते रहते हैं, बुनते रहते हैं फिर से। सभी का गो अहेड। अगर अगर मैं भी मुस्लिम का जो इंस्टाग्राम पेज है @MAINBHIMUSLIM, अगर आप वहाँ तक पहुँचेंगे कभी किसी दिन, वंदित तो पहुँच चुके हैं, आई एम सेइंग दिस मोस्टली टू पीपल हु आर लिसनिंग, you will notice that on every other post the location is secular India. हम बहुत adamant हैं to remind people that if मैं भी Muslim is anything, it is the need to re-establish the secularity of India. Secularism से actually मुझे लगता है वो एक लफ्ज है प्रियम्बल में जिससे सबसे रिच रिलेशनशिप है। और आपने ये बहुत गलत किया कि एकदम लास्ट तक के लिए रोका, क्योंकि लाइक मरियम सेड पूरा का पूरा पॉडकास्ट ही हमने डेडिकेट कर रखा है टू दैट रिलेशनशिप। तो I can't help but shamelessly plug in, please listen to our podcast if you want to understand our relationship with the word secularism. So for if you have like that question, for me it has a lot of बहुत सारे ज़रिए हैं जिससे मैंने उस रिलेशनशिप को समझा है। लेकिन जहाँ से मैं भी मुस्लिम की शुरुआत करी थी सबिका के साथ, that still stands for me. Secularism is the freedom to be, just the freedom to be yourself.
मेरी आइडेंटिटी, मैं चाहे इंडियन मुस्लिम हूँ, चाहे मैं इंडियन जैन हूँ, मैं इंडियन मुस्लिम वुमन हूँ, मैं जो भी हूँ, that is not something to have a conflict over. And that again takes me back to that one term that no citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth. Again, that is the very basic of being, for me, being secular. कि मैं अपने मुल्क में कहीं भी जाऊं, मेरी एक कलर या कास्ट या क्रीड को लेकर नहीं होगा कॉन्फ्लिक्ट. And I was born in the dream of that country. Like I'm a kid that was born in independent India, and the Constituent Assembly's drafting committee had envisioned that dream. कि जब लोग इस मुल्क में जो the generations that will be born, they will embody the spirit of the Constitution, and I want to embody the spirit of the Constitution. तो जब मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा संविधान मुझे कहता है कि हम एक सेक्युलर रिपब्लिक हैं, तो मेरे लिए दैट मीन्स द आज़ादी टू बी माई सेल्फ. For me, actually, when yeah. we were like prepping to come to this point of recording the podcast, आज सुबह ही मैं यही सोच रही थी, like it was a joke in my head. मुझे कभी कभी लगता है कि सेक्युलरिज्म मेरे लिए एटलीस्ट वो टेनेट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने शायद इस मुल्क से ज़्यादा सीरियसली, लेट्स जस्ट से इस गवर्नमेंट से ज़्यादा सीरियसली तो ले ही रखा है. लाइक आई फील लाइक सेक्युलरिज्म बन गया है ये 2020 मेरे लिए इज द ईयर ऑफ सेक्युलरिज्म एंड फाइटिंग फॉर सेक्युलरिज्म फॉर मी. इतना तो मतलब मैंने कम्युनिटी सर्विस में वक्त कभी नहीं बिताया होगा जितना मैं भी मुस्लिम के जरिए और उससे पहले whatever अपनी प्रोटेस्ट पोइट्री के जरिए. I think if truly I had to say what is my relationship with secularism, that word has literally defined an entire year of my life. Or I am more and more convinced कि secularism की जो लड़ाई है, के लिए जो लड़ाई है, वो आगे भी मेरी जिंदगी काफी हद तक डिफाइन करने वाली है. Vandit, now I want to ask basically that question to you कि तुम्हारा रिश्ता या तुम्हारे लिए सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है? थैंक्स यार मरियम, तुमने पूछा. तो देखो, सेक्युलरिज्म मेरे लिए भी काफ़ी सैक्रोसेंट रहा है और रहा था. और मैं था वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, और मतलब टिल फ्यू मंथ्स बैक. एंड और वो तो मतलब बहुत ही ऑब्वियस सा लगता है कि यार सेक्युलरिज्म तो होना ही चाहिए देश में, या किसी भी एक लिबरल डेमोक्रेसी में वो सेक्युलरिज्म होना चाहिए. वो तो इट कवर, जो आप लोगों ने पॉइंट्स बोले, वो इट कवर्स एवरीथिंग. what I am more interested in understanding, एंड मैं एक पॉडकास्ट भी मेरा एक शेड्यूल्ड है एक गेस्ट के साथ, जहाँ पे हम एक आशीष नंदी हैं, वो एक इंटेलेक्चुअल भी हैं और एक क्रिटिक भी हैं सेक्युलरिज्म के. मैंने उनको पढ़ा, तो उनको पढ़ के ये मुझे रियलाइज हुआ और मुझे काफ़ी बातों का सेंस मिला कि द सेक्युलरिस्ट स्ट्रक्चर इज नॉट वर्किंग in the current form and shape. And something has happened in the past few decades across the world where somehow people have felt, and I'm not talking about secularism in terms of like freedom of religion and treating everybody equally. Something that secularists did, which was probably did not went right in the minds of people, and it essentially gave way to forces that are currently in power. So I am more interested in redefining secularism, understanding that what went wrong in the past few decades, and really what were the mistakes that the secularists made, that right now, देखो अभी तो उनकी वैल्यू है नहीं, वेरी ऑनेस्टली, सेक्युलरिस्ट्स की. इवन इन द लिबरल स्पेसेस भी उनकी वैल्यू काफ़ी कम होती जा रही है. एंड जो खुद वो सेक्युलर बोलते हैं, वो अभी मतलब अभी मैं इनफैक्ट आज सुबह ही मैं देख रहा था कि कैसे एक सेक्युलर पार्टी के नेता अयोध्या को लेके कुछ अपना कमेंट्री कर रहे हैं.
तो मतलब एक दूसरे सेक्युलर पार्टी के नेता अपने जनेव दिखा रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो मतलब वो स्ट्रक्चर ही मतलब वो कभी मेरे को लगता है वो हमेशा वो कभी निकल वो एक्चुअली में वो स्ट्रक्चर ऑनेस्टली सेक्युलरिज्म कभी बना ही नहीं। वो कहीं ना कहीं पे एक डामाडोल सी रही थी फॉर ऑल दीज टाइम्स। वो नंदी के वो पेपर में उन्होंने काफी क्रिटिक करा था कि एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट इश्यूज विद सेक्युलरिस्ट्स हैज बीन कि they are basically they look down upon people who follow religion, और एट द सेम टाइम जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो लोग करते हैं उनको ऐसा वो सेक्युलरिज्म एक थोड़ा सा सेक्युलरिस्ट थोड़ा सा एक अपर मॉरल ग्राउंड ले लेते हैं, और उन्होंने बताया था कि कैसे इलीट स्पेसेस में प्रैक्टिसिंग रिलीजन सॉर्ट ऑफ बिकम्स अ वे टू बी जज्ड अपॉन। तो आपने जजमेंट की बात भी करी थी, तो ऐसे करके उनके बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिजम्स रहे हैं। सो यस आई बिलीव दैट द स्टेट शुड बी सेक्युलर, बट वो सेक्युलरिज्म का ढांचा क्या होगा, वो किस तरीके से प्रैक्टिस करा जाएगा कि वो जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अकोमोडेट करते हुए एक बराबरी का दर्जा देते हुए भी वो फिर भी एक लोगों के रिलीजियस लोगों के सेंटिमेंट को सर्व करता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एकदम, मैं इतना इजीली शायद हम उसको डिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे देश भी है, फैजान मुस्तफ़ा का एक बहुत अच्छा वीडियो है जिन्होंने बताया कि अगर आपको सेक्युलरिज्म नहीं भी फॉलो करना है, मतलब ऐसे बहुत सारे देश मिलेंगे आपको जो सेक्युलर नहीं है बट उनमें हर कम्युनिटी के लिए बराबरी का दर्जा है। वो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन कुछ बोलते हैं बट उनमें हर कम्युनिटी के लिए स्पेस है। इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया बोलता सेक्युलर है बट उसमें स्पेस नहीं है हर कम्युनिटी के लिए। तो वी हैव टू रीडिफाइन सेक्युलरिज्म, ये मेरे को लगता है। अभी जो करंट मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स जो सेक्युलरिज्म का है वो थोड़ा सा डगमया हुआ है, वो अपील नहीं कर रहा है लोगों को, और वो कहीं ना कहीं फेल कर रहा है। सॉरी फॉर द लॉन्ग आंसर। नो, एक्चुअली तुमने जो एक बात कही अबाउट फेलिंग द पब्लिक या फेलिंग द वेरी डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म, आई थिंक एक एक जो लफ्ज़ मेरे दिमाग में आया, इट इज़ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। कि why do we feel disenfranchised by the term? And somewhere that's precisely what you said, कि जो ढांचा है वो गड़बड़ाया हुआ है। हमें नहीं पता कि हम इसको, if we go back to the blueprint of the secular structure, हम उसे कैसे ड्रॉ करेंगे। हमने Yeah. हमने ड्रॉ ही सही से नहीं किया है, लेकिन हमने सबको यकीन दिला दिया है कि भाई हम हैं सेक्युलर। लेकिन अगर मुझे डेफिनेशन क्लियर नहीं है, एंड आई थिंक तभी हम तीनों की डेफिनेशंस इतनी अलग हैं, क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंसेस और अपने आई वुड से जर्नीज़ के ज़रिए उस टर्म को डिफ़ाइन किया है। क्योंकि मुझे मेरे नज़रिए से अगर मुझे ये लगता है कि जैसी मैं हूँ, आई एम नॉन जजमेंटली एक्सेप्टेड, एंड दैट मीन्स मेरे ऊपर ओनस है टू डू द सेम फॉर समवन एल्स। और ये चीज़ हमने मैं भी मुस्लिम में भी बात करी है कि as secular individuals, you do have no right to judge someone if that person chooses to wear their religion on the sleeve. वो उनका decision है, you know. And बहुत अगेन लंबा डिस्कशन हो जाएगा हम लोगों के लिए, लेकिन दैट इज़ द ट्रूथ कि डिफाइन कैसे करें। अब तो हम जो तीनों की डेफिनेशन है उसको कैसे एक ढांचे में लाके खड़ा करें। I think and that is definitely a discussion जो at मैं भी मुस्लिम हम लोग सोच भी रहे हैं करने का in the coming weeks के community disenfranchise क्यों हुई है, minority communities ने ऐसा feel कहाँ से करना शुरू किया, and how do we recollect from that. तो मेरे ख्याल से वी कैन डू अनदर पॉडकास्ट ऑन सेक्युलरिज्म जस्ट। Absolutely. तो एनी क्लोजिंग नोट? आई थिंक सभी का कभी जाने का वक्त आ गया है, एंड हम सबका भी। तो एनी क्लोजिंग नोट सभी का, मरियम? एंड सो शुड वी रैप अप दिस अमेजिंग कॉन्वर्सेशन? I would just say पहले तो थैंक यू वंदित, एक्चुअली तुमने हम जिस तरीके से वी मेट ओवर ट्विटर एंड उसके बाद हमने अपनी बातें शुरू करी, एंड I've learned a lot on Independence Day as an individual,
कि हम लोग किस तरीके से अपनी रिलेशनशिप आज़ादी के सेंस में लेते हैं। और जो भी हमें सुन रहे हैं, आई वांट देम टू थिंक अबाउट इट एज़ वेल। और अगेन आज़ादी मुबारक सबको, एंड इस यकीन के साथ कि ये आज़ादी हम और अच्छे तरीके से समझ पाएँगे और उसको डिफ़ाइन कर पाएँगे अपनी ज़िंदगियों में आगे। And I would just like to say on Independence Day, since we're putting out yet another collaborative podcast, तो I think इंडिपेंडेंस के लिए मेरा नया पर्सपेक्टिव होगा कि if on Independence Day we can celebrate co-dependence and coexistence, that would be something. I don't think independence has any meaning without codependence. And thank you, Vandit. Thanks again for making this collaboration possible. And of course, collaboration is my favorite word on the planet. So I'm really looking forward to any and every collaboration that leads to coexistence. So thank you. Thanks again for making this possible. नहीं, आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया इस कोलैबोरेशन को एकदम इन अप्रोचेबल वे, और मरियम का भी बहुत शुक्रिया कि मैंने जैसे उनको एक रैंडमली बस ट्वीट कर दिया कि वी शुड डू एपिसोड टुगेदर, एंड शी वाज लाइक कि बिल्कुल करते हैं। और मैं आप लोगों को बहुत-बहुत आपकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए आपको तारीफ़ भी करना चाहता हूँ। आपने जो आप पहल करी है मैं भी मुस्लिम के माध्यम से, कि आपने एक मुस्लिम आइडेंटिटी को जो मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करी है। तो मुझे लगता है कि ये पहल बहुत आगे जाएगी, बहुत रेलेवेंट है, बहुत ज़रूरी भी है कि मेन स्ट्रीम समझे, मुसलमानी कल्चर को समझे, वो रियलाइज़ करे कि देयर इज़ लॉट मोर कॉमन देन देयर आर डिफरेंसेस। एंड और वो मुझे आपसे बात करके भी रियलाइज़ होता है। जैसे जब ये रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी उसके पहले मरियम बोल रही थी कि मैं कैसे 800 में मेरे पापा और मेरी फैमिली के साथ मेरी नानी के घर जाती थी, और 800 हमारी पहली कार थी। तो वो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, और मैं रिलेट कर सकता हूँ कि कैसे उनके फादर ने वो 800 खरीदी होगी और वो पहली गाड़ी की खुशियाँ कैसी रही होगी। तो देयर आर सो मच मोर इन कॉमन बिटवीन अस, एंड जस्ट होप दैट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड जस्टिस प्रिवेल्स। That is about it. Thank you so much for this collaborative episode. Thank you, Vandit. Thank you so much. शो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बार आज़ादी आप लोगों को सबको मुबारक। अगर आपको ये शो पसंद आया तो आप मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वगैरह वगैरह फॉलो कर सकते हैं। बट आप मुझे फॉलो ना करें या ना करें, आप मैं भी मुस्लिम को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण शो है, बिकॉज़ सबिका और मरियम की ये जो पहल है जिसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मुस्लिम आइडेंटिटी को एक फोर फ्रंट पे लाएं और अपने बारे में और अपनी आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा सा इजहार कर सकें, आप लोगों से बातचीत कर सकें, समझा सकें कि वो लोग किस तरह से रहते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, और उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं। ये आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। आप सबिका और मरियम को फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। इनके डिटेल्स आपको शो नोट्स में मिल जाएंगे। सुनते रहिए लाइट्स कैमरा आज़ादी। सितंबर में एक बहुत शानदार सीरीज़ आ रही है, एक्सप्लोसिव लाइक आई कॉल इट। डोंट वरी, आई नो वी आर मीटिंग आफ्टर सम 3 weeks ऑफ ब्रेक, बट क्या करें, टाइम ही कुछ ऐसा चल रहा है, टाइम नहीं मिलता। एनीवे, थैंक यू, टेक केयर, हैव फन, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद, जय हिंद।